है दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आप लोग मेरे पिछले वीडियो को आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दिए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि ये भी वीडियो जो है वायरल हो जाए ताकि हर व्यक्ति हर विद्यार्थी के पास पहुंच जाए, जिससे यहां से जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टरों से उनको इस नंबर से नुकसान ना हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 2 3 5 10 आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और यहीं स्टूडेंट गलती करने के कारण उनका एग्ज़ाम सफल नहीं होता है। तो चलिए हम इसको याद ही क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम में हमको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको याद करते हैं। दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मान प्राप्त काल है, तो यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सुरकोटदा से मिले हुए हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किन प्रदेश में है, तो राजस्थान में है। किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसमें व्यापार जो था यह मुख्य व्यवसाय हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे। सिंधु सभ्यता में घर किसके बने होते थे, तो ईंटों के बने होते थे। ठीक है, इसमें कांची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग हुआ था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल के लिए परिचित थे। तो इसकी खोज कहाँ हुआ था, तो लोथर में हुआ था। मोहनजोदड़ो को किस एक नए नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। कपास का उत्पादन में सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुए, जिसे जिक्र में यूनानी लोगों का नाम क्या था, तो इंडस नाम था, सिंडस नाम था। कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे, तो सिंडस कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजे गए सबसे पुराने शहर कौन सा है, तो हड़प्पा सबसे पुराने शहर यहाँ देखने को मिलता है भारत में। ठीक है, उसके बाद में है, भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको यह हड़प्पा संस्कृति से मिला हुआ है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, तो धौलावीरा में पता चला है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखरार दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल को घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है वह है दयाराम साहनी, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे, और रखलाल दास बनर्जी, जो मोहनजोदड़ो की खोज किए हुए थे। ये दोनों भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है हड़प्पा सभ्यता की खोज में। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है तो सौराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों, सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे। तब बैल के जो अवशेष मिले हैं ना, इससे पता चला है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा दोनों का एक व्यापार संबंध था उस समय। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रवृत्ति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हुए हैं। और यहाँ से अग्निकुंड भी मिले हुए हैं। आगे आ सकता है क्वेश्चन, सौदा सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हैं।
ठीक है। कालीबंगन से ईंटों पर जो अलंकरण है, पक्की ईंटों का साक्ष्य भी यहीं से मिले हुए हैं, जोते हुए खेत का साक्ष्य यहीं से मिले हुए हैं। तो आप लोग इसको अग्नि का साक्ष्य भी यहीं से मिले हुए हैं, ये सब आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार कहाँ पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। हड़प्पाकालीन स्थल में तो हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हो पाई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हो पाई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष जो है ना, वह प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। उस समय लोहा का खोज नहीं हो पाया था। किस हड़प्पाकालीन स्थल में युग्म समाधिया का अवशेष मिला है? तो लोथर से जो है ना, युग्म समाधिया का अवशेष मिला हुआ है। ठीक है। युग्म समाधिया का अवशेष कहाँ से मिला हुआ है? लोथर से मिला हुआ है। लोथर मानव समाज विलक्षण है। ठीक है। मानव समाज जो है वह विलक्षण है, क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होते हैं, तो संस्कृति पर यह आश्रित होते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। कि सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्य थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ थी नगरीय सभ्यता। तो आप लोग को याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य के पूर्व की रखी जाने वाली महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो मीड है। मीड आप लोग जानते हैं कि गोलाकार आकृति का होता है, उसका मुंह चौड़ा होता है, यह भी आप जानते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुव्यवस्था नहीं थी। ठीक है। शहरी व्यवस्था थी, इसीलिए वह क्या थी? वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता अलग तरीके से थे, वो ग्रामीण सभ्यता के तहत आते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता जो थे वह शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। पुरातात्विक खुदाई से ही हड़प्पा सभ्यता का पता चला है। ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाए गए हैं, तब बर्तन है, जेवर है, हथियार है, औजार है, ये सब से ही सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग को पता चला है कि यहाँ सिंधु सभ्यता में ये चीज़ें का प्रयोग होता था। आगे आइए, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम लोग बारीकी से याद करते हैं, और इसको चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में ये कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए हैं, जहाँ अफगानिस्तान, ईरान से चांदी मंगवाए जाते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। उसके बाद में है विशाल स्नानगार जो है पुरातात्विक स्थल कहाँ पाए गए? तो मोहनजोदड़ो में पाए गए। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथर स्थित है, तो गुजरात में लोथर स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में धौलावीरा स्थित है। कौन सा हड़प्पा का नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। और आपको पता है कि धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, ये आपको याद होगा, क्योंकि इससे पहले जो है क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और प्रवेश करते हैं वैदिक सभ्यता, क्योंकि ये मास्टर वीडियो है, आपको हर तरह से क्वेश्चन को आप लोग को भेंट किया जाएगा, जिससे आप लोग को एग्जाम में कहीं ना कहीं दिक्कत की सामना नहीं करना पड़े। तो पूर्व वैदिक एवं ऋग वैदिक काल किस नाम से जाना जाता है? देखिए कब माना जाता है, तो ऋग वैदिक जो काल है ना, पूर्व ऋग वैदिक, वह है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। पूछता है क्वेश्चन कि ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल आप मारिएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व,
और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व मानना है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ एवं कुलीन है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था तथा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वेद विद्रोही और ब्राह्मण विद्रोही धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रवण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्क सूत्र इनका अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वैदिक काल में सूचना दी गई है। वेदों की कितनी वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। भारत में राशि एवं प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमें जय तो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या थी? तो पशुपालन थी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को कहा जाता है। तो चलिए हम इसको ट्रिक से याद करते हैं और आपको बारीकी से याद हो जाएगा। यह संख्या दर्शन कपिल है। आप देखेंगे कि कपिल शर्मा के शो जब होता है सोनी टीवी पर तो उसमें संख्या बहुत ज़्यादा होता है, यानी संख्या है तो कपिल शर्मा से संबंधित है। ठीक है। न्याय कहाँ है? गौतम है। तो आप देखेंगे कि न्याय जो है कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि गौतम बुद्ध समाज में न्याय फैलाने चाहते थे कि अन्याय नहीं हो, न्याय हो। ठीक है। तो गौतम बुद्ध से यह संबंधित है। चरवाक, तो चरवाक दोनों चरवाक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। योग पतंजलि, आप देखेंगे कि आजकल योग का पतंजलि का जो भी सामान है वो किनसे संबंधित है? योग से संबंधित है। तो आप इसको भी याद हो जाएगा आपको भी, और याद कर लीजिएगा। पूर्व मीमांसा जैमिनी, आप इसको देखिएगा कि म मिल रहा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन। ठीक है। उत्तर मीमांसा बदरायन। अब देखिए वैशेषिक कनाद क्या है? वैशेषिक कनाद है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तब मनु थे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तब मनु थे। अब आशा करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं और आगे याद करते हैं। कह रहा है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्री भगवत गीता है। ऋग वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गोधन है। उस समय जो गाय था उसी को ऋग वैदिक काल में धन माना जाता था। जिनके पास जितने गाय थे वो उतना ही धनिक आदमी थे। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो गोधन था। उसके बाद में ऋग्वेद में किस मंडल में क्षुद्रों का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो ऋग्वेद में क्षुद्रों का उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है और इसमें उस समय का वर्ण व्यवस्था था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। वेदों की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? तो होत्रु कहा जाता था। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर की महिमा से संबंधित है, क्योंकि माना जाता है कि ऋग्वेद का जो रचना किया गया था वह भगवानों द्वारा किया गया था, ऋषियों मुनियों द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है और कुल ऋचाओं की संख्या 10,462 ऋचाएँ हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि 10,462 ऋचाएँ माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं को संकलित किया गया है। सबसे पुराने वेद कौन से है? तो ऋग्वेद सबसे पुराने वेद है। आपको याद रखना है कि सबसे पुराने वेद पूछेगा तो ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। ज्ञान वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये संबंधित है। उसके बाद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदांतरी या यत्री कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अर्थवेद को छोड़ के तीनों वेद है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में किया गया है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है ना वह
क्या है, वह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था के संबंध में पुरुष सूक्त मूल पाए जाते हैं तो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है तो दर्शन है। उपनिषद का मुख्य विषय है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है तो दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो यह मिलता है कंठो उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? कंठो उपनिषद में ये देखने को मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है। वेदों की संख्या 4 है और पुराणों की संख्या 18 है। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य किसके उपासना प्रकृति का है? किसने देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है तो इंद्र के लिए किया गया है। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है तो ज्योमिति से संबंधित है शुल्क सूत्र। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे तो पंजाब में बसे थे। ठीक है, पंजाब में बसे थे। उसके बाद में आगरा मथुरा में बसे थे। उसके बाद में आइए तो बिहार में भी बसे हुए थे। उसके बाद में इधर पश्चिम पूरब में भी बसे हुए थे। 5 था, मथुरा भी था इनका बसने का कार्यक्रम। ठीक है, तो ये आगे आ सकता है। ऋग्वेद में कुल मंडलों में पूर्णतः सोम को समर्पित है। 9वें मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था पुरुषी नदी के तट पर। उसके बाद में धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितनी थी तो 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को काल को क्या माना जाता है तो ब्राह्मण युग माना जाता है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सिंधु का 1 बार प्रयोग किया गया है। यमुना का 3 बार प्रयोग किया गया है। सरस्वती का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया गया कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे तो केकय के शासक थे। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का स्वाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है तो कंठो उपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक धन कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है तो अफगानिस्तान में। मतलब कह रहा है कि वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है तो यह किया गया है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दर्शन प्रणाली है तो संख्या दर्शन है। आपको बताया है कि कपिल के सौ जो होता है उसमें संख्या अधिक होता है। योग से संबंधित पतंजलि है। उत्तर मीमांसा बद्रायन है। दक्षिण में ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। भारत के किस स्तर की खुदाई लौह धातु के प्राचीनतम से प्रमाण होता है तो अंतर्जिखेरा जो है ना वहाँ से लौह धातु प्राप्त हुआ है अंतर्जिखेरा से। यह तमिलनाडु में पड़ता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ तो धर्मशास्त्र में अछूतों की अवधारणा मुख्य रूप से क्या हुआ? अवधेशित हुआ है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में है तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। न्याय दर्शन के प्रचारक कौन है तो गौतम है। उसके बाद में प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि है। उपनिषद पुस्तकें है दर्शन पर है। पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुख था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस भाषा में संबंधित है तो चिकित्सक से संबंधित है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में चलता है। वैदिक युग सभा का क्या था तब मंत्री परिषद था। वैदिक युगनी सभा क्या थी तब मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्राचीनतम लोकप्रिय शासक प्रणाली थी तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था तो ऋग्वेद था। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी तो संख्या थी। संख्या योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है तो वैदिक युग में हुआ है। वह दस्तकारी कौन है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई तो लुहारगिरी जो था ना वह आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है तो पढ़नी है कौन सी
कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति है ना जो प्राचीनतम है। मनु स्मृति क्या है? प्राचीनतम है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है तो काल है, कुटुंब है। ऋग्वेद युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तब विदत थी। विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। मनु स्मृति मुक्त संबंधित है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तब विश्वामित्र ने किया था। अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता अव्यवस्था किस शब्द से संबंधित है? ईरानियों से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है। ये भी आप याद रखिएगा और ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा आपको। किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद वेद में कहा गया है दोस्तों। आर्य शब्द इंगित करता है तो निर्जाति समूहों को। आर्य शब्द निम्न जाति, आर्य शब्द किससे संबंधित है? निम्न जाति, जाति संबंधित है, समूह से संबंधित है। प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाए जाते हैं? तो विवाह जो सूक्त होता है वह ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ऋग्वेद में वध योग नहीं, क्या? गाय, वध योग नहीं है। इस शब्द का प्रयोग किया गया है गायों के लिए किया गया है। अध्ययन अध्ययन का प्रयोग किया गया है। गायों की न मारने, वध करने योग्य नहीं है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्य के संबंध में सूचक है? तक कुंभा और क्रुम है। आर्य के अटलांटिक होम सिद्धांत का वर्णन किसने किया है? तब बीजी तिलक ने किया है। बोला है बीजी तिलक जी ने बोले कि आर्य का मुख्य निवास स्थान क्या है? तो अंटार्कटिका है। ठीक है। अथर्व का अर्थ है पवित्र, जादू है। कौन सा वेद अंततः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद है। उत्तर वैदिक काल में देवता का प्राचीनतम स्थान प्रजापति को माना जाता था। संस्करणों की संख्या कितनी है? 16 है। उसके बाद में क्रम का सिद्धांत संबंधित है। तब मीमांसा से जो है वह क्रम का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। अब आइए दोस्तों, अब है हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 है और यह संबंधित है बौद्ध धर्म व जैन धर्म। तो आपको कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह कहीं नहीं इसी से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार सुनिए और याद कीजिए, याद हो जाएगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। और वह आध्यात्मिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में रचित है वह है बौद्ध धर्म से जातक में है। त्रिपिटक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में प्राप्त किए थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार है। प्राचीन और प्राचीनतम नहीं है। प्राचीन कहेगा तो नालंदा शिक्षा का केंद्र है, अब प्राचीनतम कहेगा तो तक्षशिला। और प्राचीन यहाँ कह रहा है तो प्राचीन हम मतलब नालंदा हो गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संस्कृति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। अजातशत्रु के शासनकाल में किया था। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्धिक दार्शनिक थे। ठीक है। नागार्जुन किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में की गई थी। अष्टांगी मार्ग के संकलन अंग है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्यस्वाद के रूप में है? तो नागसेन से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म के बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों पद पानी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों की ही विश्वास करते थे। तो
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे, तो ये करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। कर्म माने जो काम कीजिएगा उस पर, आप जो क्या कर रहे हैं उस पर, और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में हुआ था? तो कुशीनगर, कुंडन वन, कश्मीर में हुआ था। ठीक है, वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे। तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित किया गया था, पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो प्रथम, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ। तो र पाकू का आक जो है ना, इसका ट्रिक है जो हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और क्या क्या है। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी जो है ना, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। जब बुद्ध अपने माँ के गर्भ में आए उस समय उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जन्म का प्रतीक कमल था और पीपल भी जन्म का प्रतीक था। ठीक है, सांड जो था यौन का प्रतीक था। उसके बाद में घोड़ा जो गृह त्याग का प्रतीक था, पीपल ज्ञान की प्राप्ति था। शेर जो था वह समृद्धि का प्रतीक था। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक था। और स्तूप जो था वह मृत्यु का प्रतीक था। जो आपको क्वेश्चन आता है और आपको इसको याद करना है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अराल कलाम जो थे वह गौतम बुद्ध के गुरु थे, जो संख्या दर्शन में बुद्ध को ज्ञान दिए थे। बुद्ध के बैरान्य भावन किस चार दृश्य के कारण उनकी बलवंती मिली थी? तब बुद्ध को बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी को देखा ना, तो देखिए वह क्या क्या देखा, ये क्वेश्चन आता है और हेर फेर करके कुछ ना कुछ देता है। तो आप देखिए कि उन्होंने पहले क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा। फिर देखिए बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी। एक सन्यासी आदमी हो गया, वो बूढ़ा हो गया। सन्यासी जो है वह सन्यासी जीवन जीते जीते वो बूढ़ा हो गया। उसके बाद में वो क्या हुआ कि रोगी हो गया। उसके बाद में जब वो रोगी हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई, यानी उसको वो लाश हो गया। उसको देखा तो देखिए सन्यासी, बूढ़ा, बीमार, लाश। आपको याद हो गया होगा और हम ठीक है, हमको भी याद हो गया। तो चलिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला जो धर्मपाल ने बनाया था, ये आपको याद होगा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बुद्ध से संबंधित है। चलिए, बुद्ध भारत में बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो यह सांची में है, जिसे अशोक ने बनवाया था। आगे आ भी गया जब हम कहे हैं किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक द्वारा किया गया था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक जो है, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तब वसुमित्र के द्वारा हुआ था। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किए थे, वसुमित्र ने ही अध्यक्षता किए थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिम्बिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए। और सबसे अधिक कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। प्रथम गुरु अराल कराम हुए, ये भी आपको याद रखना है। संख्या दर्शन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किए थे। गौतम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, यानी उनकी माँ ही थी। बौद्ध गया स्थित है, तब बौद्ध बिहार में स्थित है। जातक किसकी ग्रंथ है? तब बौद्धों की है जातक। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त हुआ था, तब बोध गया में हुआ था। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्त हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ? तो कब को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और क्षुद्र पर गंभीर प्रभाव इन्होंने डाला। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है,
कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, तो महिला और क्षुद्रों पर इन्होंने प्रभाव डाला है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था, तो घोड़ा प्रतीक था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कपिल वस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। कपिल वस्तु में कहाँ की गई थी, कपिल वस्तु में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कपिल वस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दर्शन का नाम क्या है, तो नागार्जुन है। ठीक है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, तो अशोक के समय में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए यह विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था बुद्ध के प्रचार के लिए। ठीक है, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनाशकर्म के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी, तो कोलिय वंश की उनकी माँ थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक से पता चलता है। ठीक है, अशोक से। अब यहाँ दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था, तो सारनाथ में किया था। आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में ही अपना प्रवचन दिए थे और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, यह आ ही गया। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो यह हुआ था जात्रिक में हुआ था। महावीर की माता कौन थी, तो त्रिशला थी महावीर के माता। महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार कितने तीर्थक हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, जिसका पहला ऋषभदेव का सार था, पार्श्वनाथ का सांप था और महावीर का सिंह था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से मतलब तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण सार्वभौमिक मत्स्य से हुआ है। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महामंत्रों के महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, तब ब्रह्मचर्य जोड़ा है। उसके बाद में भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, तो जामिल थे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक चित्रण, सम्यक ज्ञान जैन धर्म से संबंधित है। दिलवारा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्य एवं सोलंकियों ने करवाया था। शैववाद सिद्धांत है, जैन धर्म से संबंधित है। शैववाद सिद्धांत जो है ना, वह जैन धर्म से संबंधित है। चलिए, उसके बाद में कह रहा है, आप लोग देखिए, उसके बाद में कह रहा है कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पुराण है ना, वह सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भाद्रबाहु ने किया था। अनेकतावाद किसका केंद्रीकरण सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है, तो बाहुबली से संबंधित है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, बलाभी गुजरात में हुआ था।
जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में लिपि है? तो प्राकृतिक और अर्धमागधी में लिपित है। ठीक है, लिपि है। उसके बाद में कह रहा है कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संबंधित है? तो केवल वासुदेव से संबंधित है। आजीविकाओं का वेशनगर अभिलेख संबंधित है? तो केवल वासुदेव से संबंधित है। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली घोषाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो हिंद यूनानियों का योगदान अत्यधिक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किससे प्रारंभ किया था? तो सातवर्तों ने किया था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नालंदा। देखिए यहाँ पे देखिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। और एक क्वेश्चन एक पेपर में आया था कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। अब प्राचीन पूछेगा तब नालंदा। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये सब आने वाले क्वेश्चन ही है एग्जाम में। पाली ग्रंथ में गांवों का मुखिया को क्या कहा जाता था? तब भोजक या ग्राम भोजक कहलाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद था। प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा की गई थी? तो ईरानियों के द्वारा की गई थी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। हर एक वंश के किस शासक को कुलनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुलनिक कहा जाता था। ये अपने पिता को हत्या करके ही गद्दी प्राप्त किया था, ये भी आपको याद रखना है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था? तो यह उदयन ने किया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी, बेबीलोन में हो गई थी। देखिए, उन्होंने बहुत सारे देशों पर विजिट किए थे और उन्होंने बाद में भारत आए, जो यहाँ झेलम नदी के किनारे भी लड़ाई किए थे। उसके बाद में जब इनको ब्यास नदी से पार करने से इनकार कर दिया इनकी सेना ने, तो इन्होंने लौट गया था अपने देश फारस। ठीक है। सिकंदर महान ने पूर्व की सेना से किस नदी के किनारे आमने सामने तट पर पड़ाव डाला था? तो यह झेलम नदी के तट पर आमने सामने पर पड़ाव डाला था। किस प्रकार का मेदभांड माने पॉवर्टी भारत के द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है? तो यह माना जाता है उत्तर काले पॉलिशकृत बर्तन को माने जाते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरि ब्रज राजगीर थी मगध की राजधानी। ठीक है, आप लोग याद कीजिए। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा चयन किया गया था। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद समकालीन था। किस मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? छठी सदी में हुआ था। सॉरी दोस्तों। किस सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। ईसा पूर्व छठी सदी के आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से ही कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत पर कुछ समय के लिए कह रहा है कि अभिलेख का साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों पर अपना अधिकार किया था, तो डेरियस था।
मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश उनके पुत्र द्वारा मारे गए थे। तो अजातशत्रु था जो अपने पिता की हत्या की और उसके बाद में उदयन के द्वारा भी मारे गए थे। ठीक है। किस शासक के अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो यह बनाया था शिशुनाग ने बनाया था। ठीक है, शिशुनाग ने जीतकर बनाया था। उसके बाद में आइए देखते हैं क्वेश्चन कि सब प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस प्रकृति का था? तो अर्धचंद्राकार था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का शासक कौन था? विदर्भ था। उसके बाद में कलि ग्रंथ के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या था? तो धनिक किसान। गृहपति का अर्थ होता था धनिक किसान होता था। ठीक है, धनिक किसान होता था। आ गया कि जैन कह रहा है कि जैन संगीति प्रथम हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में ये आपको याद रखना है। प्रथम हुआ था बौद्ध संगीति 483 में, 383 में, 251 में और प्रथम शताब्दी में। देखिए क अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, वैपाकुर, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंदन। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आता है। तो चलिए देर न करते हुए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये जो है ना राजधानी दिया हुआ है, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज राजगीर थी। ठीक है, मगध की राजधानी। अंग की राजधानी चंपा है। काशी की वाराणसी है। वज्जी के वैशाली है। कौशल के श्रावस्ती है। कुरु के इंद्रप्रस्थ है। चेदी के शक्तिमती है। मलल के कुशावती है। असम के पोतली है। ठीक है, वश के कौशाम्बी है। पंचाल के अहिछत्र है। मत्स्य के विराटनगर है। अवंती के उज्जैन है। गंधार के तक्षशिला है। सुरसेन मथुरा है। कंबोज का राजपुर है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम मौर्य काल से शुरू करेंगे, चैप्टर 5 से शुरू करेंगे और इस श्रृंखला को हम देखेंगे, याद करेंगे, जो बहुत जल्दी सुधरने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, बाय।